जैसा कि अपन पढ़ रहे थे कि महिलाएं बाल अपराध, यही श्रृंखला अपने आगे बढ़ाते हैं। अपन ने कुछ टॉपिक इसके कर लिए हैं और आज अपन फिर से एक नया टॉपिक लेंगे जिसके अंदर अच्छे से अपन उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है। और आज जो अपना अधिनियम आने वाला है अच्छा खासा इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने समाज की तो बहुत दूर की बात है, साथ आपने आसपास में अपने माहौल में, पड़ोस में या और कहीं पर भी आप गली मोहल्ले में ही ऐसे कई एग्जाम्पल देख लिए होंगे। ऐसा अधिनियम आज अपन पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत ही मजा आपको आने वाला है इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है अपना सा लगेगा आपको। ठीक है, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है ना जो अपने सामने घटित होती है तो अपन उनको अच्छे से समझ पाते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 2013 22 अप्रैल। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर अपन आज अभी जो नया टॉपिक अपना इसके अंदर क्या है वो देखिए। पहले इसका जो टाइटल है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। अब महिलाओं का कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न है 2013 के अंदर ये अपना अधिनियम आया, 22 अप्रैल को ये लागू हुआ अपना। इसमें क्या है वो देखते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि कोई महिला है, मान लो ऑफिस पर जाती है। कार्यस्थल का मतलब है जहां पर वह कार्य कर रही है। ठीक है, अब कार्यस्थल का मतलब पर वह कार्य कर रही है, कोई ऑफिस है उसका, या आप एक प्रकार से इसके अंदर वो चीज आ सकती है जैसे ऑफिस आ गया, घर आ गया, और स्कूल कॉलेजेस वगैरह, स्कूल कॉलेज कुछ भी जहां पर मान लो वह कार्य कर रही है। कार्यस्थल का मतलब है कि जहां पर वो जॉब करती है। अब वहां पर कार्य लैंगिक उत्पीड़न मतलब उसका क्या किया जा रहा है, यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। अब देखिए साहब समझो इसको क्या है चीज, किस तरह से इसके अंदर होता है कि महिलाओं का इस तरह लैंगिक उत्पीड़न है, यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। इसका लैंगिक उत्पीड़न का मतलब है कि यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। यौन उत्पीड़न अपन पहले 354 में अच्छे से समझ चुके हैं कि यौन उत्पीड़न क्या होता है। एक प्रकार शारीरिक शोषण उसका करना है। शारीरिक शोषण के अंतर्गत आप कह सकते हो कि उसके साथ गलत व्यवहार करना, वो चीज किसके अंतर्गत आएगी, आपके यौन उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आएगी। अब बात करते हैं अपन इसके आगे की कि साहब ये जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न है 2013 है, ये एक तो अधिनियम है तो आया था 2013 में। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि लागू कब हुआ, तो इसको लागू का देखते हैं 9 दिसंबर 2013। ये डेट अपने को याद रखनी है। क्या है डेट कि 9 दिसंबर 2013 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। ठीक है, अधिनियम कब आया, 2013 में आया और 9 दिसंबर 2013 को ये क्या हुआ, लागू हुआ। ठीक है, और इसके अंदर बात किसकी की गई, यौन उत्पीड़न की बात की गई कि कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न होता है वह रोकथाम के लिए कह सकते हो आप, ये मान लो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता महसूस की। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बातों का प्रावधान है वो देखते हैं अपना। क्या क्या इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, मुख्य रूप से मतलब किन बातों को शामिल किया गया है वो देखिए आप। एक तो इसमें बता रखा है निवारण, प्रतिषेध, और एक शब्द है प्रतितोष। पहले इन 3 शब्दों को हम समझेंगे। क्यों समझेंगे इन 3 शब्दों को, क्योंकि ये सीधे सीधे टाइटल से जुड़े हुए हैं कि 2013 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 2013, उसके आगे 3 शब्द जोड़ रखे, निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष।
क्या होता है साहब, इनको समझो। निवारण का मतलब है कि कार्यस्थल पर जिस महिला का यौन उत्पीड़न हो रहा है उसके निवारण के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। अगला देखो, प्रतिषेध, पूर्णतया रोक, ठीक है, मतलब एक प्रकार से उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। अब अगला शब्द आता है अपना प्रतितोष, तो मतलब है कि महिला को मुआवजा, महिला इसके लिए मुआवजे के लिए आवेदन कर सकती है या मान लो सजा की मांग कर सकती है कि उस जिस शख्स ने उसके साथ ऐसा किया है या नियोक्ता ने किया है या आप कह सकते हो कि उसके साथी कर्मचारी ने उसके साथ ऐसा कुछ किया है, कुछ भी ऐसी अगर उसके साथ घटना हुई है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित, तो उसके लिए वह प्रतिदोष में जाकर ये कर सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे कि साहब यौन उत्पीड़न है तो सही, अब यौन उत्पीड़न के अंतर्गत कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है डिटेल से। अगर ऐसे तो अपन 304 में पढ़ चुके हैं कि यौन उत्पीड़न है 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है, वो सारी बातें तो है, बट इसके अंदर और डिटेल से क्या चीज दी गई है, नया अधिनियम बनाया गया है, तो क्या सिर्फ इसमें इतना ही है या कुछ और भी इसके अंदर बातें हैं, ठीक है, तो वो आप देखिए। अब देखो इसके अंदर अपन देखेंगे जैसे कि इसके अंदर एक मुख्य रूप से क्या किया गया है, एक केस आया था, विशाखा केस। अगर इस विशाखा केस की बात करें तो डायरेक्टली अगर केस नहीं था, ये एक फाइल केस का नाम है, फाइल का नाम है, या आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का अपना जो फैसला था वो किसके नाम से आया था, विशाखा केस के नाम से आया था, और इसके अंदर विशाखा गाइडलाइंस के नाम से यौन उत्पीड़न को अच्छे से परिभाषित किया गया है, अच्छे से क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। कि जैसा मैंने आपको भी कहा कि इसमें 2013 के अंदर कुछ अलग है क्या, तो क्या है कि इसमें क्या किया गया, यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया, कौन कौन सी चीजों को यौन उत्पीड़न में शामिल किया जाएगा। विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत जो आपकी विशाखा गाइडलाइंस थी, ये जो आपका टैग है विशाखा गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए थे जो आपके यौन उत्पीड़न को अच्छे से परिभाषित करने में सहायक होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि विशाखा केस जो है ये जुड़ा हुआ किससे है साहब, ठीक है, मतलब विशाखा केस के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, तो आपको याद होगा जो विशाखा केस है ये तो आपका 1997 से संबंधित है कि विशाखा केस जो सुप्रीम कोर्ट फैसला आया था 1997 में आया था अगस्त में, ठीक है, अगस्त 1997 में विशाखा केस का जो फैसला है वो आया था। अब साहब की विशाखा केस का जो फैसला आया था तो ये मतलब सरकार को कहां से बात मतलब दिमाग में आई, मतलब ऐसा क्या प्रकरण हुआ था जिससे विशाखा गाइडलाइंस बनाने की आवश्यकता हो गई, तो ऐसा क्या प्रकरण था, वो प्रकरण अपन अब आगे देखते हैं। देखिए कौन सा प्रकरण था ऐसा जिससे विशाखा केस की उत्पत्ति हुई या विशाखा केस अस्तित्व में आया, क्या हुआ था ऐसा मैटर जो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला लेने की आवश्यकता हुई, तो उस चीज को अपन देखते हैं। देखिए जयपुर के एक भाटिया गांव में एक प्रकरण हुआ किस नाम से हुआ, भंवरी देवी प्रकरण, मतलब भंवरी देवी के नाम से एक प्रकरण सामने आया था, भंवरी देवी प्रकरण में। अब क्या था कि इसकी कहानी सुनो, कहानी से अपने आप अपने को पूरा ये जो है ना टॉपिक ही समझ में आ जाएगा इस कहानी से। कैसे है कहानी सुनो, ये भंवरी देवी कौन थी,
आप इसको कह सकते हो कि भंवरी देवी एक पुलिस मित्र के रूप में, कहते हैं पुलिस मित्र, जो पुलिस के लिए एक प्रकार से सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, तो पुलिस मित्र के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, कार्य किस चीज के लिए करती थी? सामाजिक कुरीतियों के ऊपर प्रहार करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को बंद करने के लिए। उसमें सबसे बड़ी कुरीति उस समय क्या थी? बाल विवाहों को रुकवाने के लिए। बाल विवाह, बाल विवाह मतलब कि भंवरी देवी को एक प्रकार से एजेंट के रूप में कार्य सौंपा हुआ था कि गांव में अगर कहीं पर भी बाल विवाह होता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, मतलब पुलिस को सूचना देगी बाल विवाह से संबंधित। तो हुआ क्या कि भंवरी देवी थी जो कुमावत परिवार से थी, और इसने क्या किया, किसी दूसरी जाति के, दूसरी जाति में क्या हो रहा था, कोई कहीं पर एक उसी गांव में विवाह हो रहा था, और विवाह भी कौन सा? बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह हो रहा था, तो भंवरी देवी ने क्या किया कि इस बाल विवाह को क्या करा दिया? रुकवा दिया। कैसे रुकवाया? पुलिस को इन्फॉर्म करके रुकवा दिया। अब साहब क्या हुआ कि उस समय बाल विवाह तो रुक गया, किंतु भंवरी देवी के ऊपर ये जो परिवार था एक प्रकार से पूर्णतया विरोध में उतर आया। क्या हुआ? विरोध में उतर आया। उसने क्या किया? उस परिवार ने अपनी बच्ची की जो बाल विवाह हो रहा था उसकी शादी भी की, और उसके कुछ दिन ही बाद, ठीक है, भंवरी देवी का क्या किया गया? गैंग रेप किया गया। मतलब भंवरी देवी का सामूहिक बलात्कार हुआ। ठीक है, अब भंवरी देवी का सामूहिक बलात्कार हुआ, यह हुआ था लगभग 1992 की बात है। 1992 में भंवरी देवी का बलात्कार हुआ। उन लोगों ने बलात्कार किया जिन लोगों का एक प्रकार से जिनके परिवार में बाल विवाह हो रहा था, और भंवरी देवी ने रुकवा दिया था। ठीक है, अब भंवरी देवी क्या करती है? पुलिस में जाती है, थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए ऑब्वियसली कोई महिला जाएगी, पर वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, और उनकी सुनवाई नहीं होने के कारण ये मुकदमा फिर भंवरी देवी आगे तक लेकर गई और सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंच गया, और तब जाके किसका अस्तित्व हुआ? विशाखा गाइडलाइंस का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, और उसके लिए किस प्रकार की सुरक्षात्मक कार्यवाही भी वहां पर रहनी चाहिए, होनी चाहिए, या कह सकते हैं कुछ व्यवस्थाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। वो सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से विशाल केस अस्तित्व में आया। अब अपन इसकी कुछ धाराएं देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत बता रखा है इसके अंदर कि क्या क्या प्रोसीजर इसका होता है अगर मान लो अगर किसी महिला के साथ ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है, तो वो देख लेते हैं अपन। देखिए, छोटी छोटी धाराएं हैं, ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हल्के से अपने नॉर्मली याद रखेंगे हो जाएगी। धारा 2, धारा 2 में क्या दे रखा है? केस का विस्तार, केस का नाम, उसका विस्तार, स्थिति आदि बातें इसकी दे रखी है। किसमें? धारा 2 में। विशाल केस से संबंधित जो नाम, स्थिति, विस्तार दे रखा है वो धारा 2 में दे रखा है। अब देखिए धारा 3 में क्या दे रखा है? धारा 3 में दे रखा है आपके कुछ ऐसी स्थितियां जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ में होती है, जैसे गलत तरीके से छूना, अश्लील साहित्य व पोर्नोग्राफी
दिखाना, आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, आपत्तिजनक टिप्पणियां करना। उसके अलावा शारीरिक हाव भाव, वो भी कौन से वाले, गलत, मतलब गलत शारीरिक हाव भाव करना, मतलब एक प्रकार इशारे इशारे वगैरह गंदे इशारे करना, वो सारी बातें। देखिए इसको कौन कौन सी बातें हैं एक बार अच्छे से। धारा 3 के अंदर कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है, महिला के साथ में कार्यस्थल पर जो घटना हो रही है, कौन कौन सी घटनाएं होती है उनको अपन देखते हैं। गलत तरीके से छूना, मतलब कई बार कंधे पर टच किया जाता है, कई बार बैक में टच कर दिया जाता है चलते चलते, तो वो क्या होता है, एक प्रकार से गलत टच करना होता है, एक प्रकार से बैक टच के अंतर्गत आता है वो। तो महिलाओं के साथ में अगर गलत तरीके से अगर छूना किया जा रहा है, टच करना हो रहा है, तो वो धारा 3 के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं अश्लील साहित्य की, कि साहब अश्लील साहित्य वगैरह कुछ होते हैं, वो आपकी महिला कर्मचारी, आपके साथ ही महिला कर्मचारी है, आप उसको दिखा रहे हो, या पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, या उसके मोबाइल में या व्हाट्सएप पे आप जहां पर भी वह सोशल साइट यूज करती है वहां पे आप पोर्नोग्राफी सेंड कर रहे हो, तो भी आपका धारा 3 के अंतर्गत आता है। आपत्तिजनक टिप्पणी करना, आपत्तिजनक टिप्पणी आप समझ रहे होंगे कि कुछ ऐसे शब्द मुंह से बोलना जो महिला के लिए गलत साबित हो सकते हैं, ठीक है, या फिर शारीरिक हाव भाव, कुछ ऐसे ही गलत गलत इशारे करना जो भी किसी महिला के लिए अच्छे नहीं हो। तो ये सभी की सभी बातें किसमें आएगी, धारा 3 में आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट धारा की इसके अंदर, कि नेक्स्ट धारा कौन सी है। 5 धाराएं इसकी तो दे रखी नॉर्मल, 4-5 सारे दो की कितनी धाराएं हैं वो भी अपने सामने आ जाएगी। नेक्स्ट अपनी धारा है इसके अंदर धारा 4, इसमें क्या किया गया है, आंतरिक परिवाद समिति का गठन, आंतरिक परिवार समिति का गठन, जहां पर कम से कम 10 लोग काम करते हो, मतलब कार्यस्थल पर आंतरिक परिवार समिति का गठन किया जाएगा, जहां पर कम से कम कितने लोग, 10 लोग काम करते हो, वहां पर एक आंतरिक परिवार समिति का गठन किया जाएगा शिकायत करने के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर अपन पढ़ेंगे धारा 6, धारा 6, ये तो आपके आंतरिक परिवार समिति तो हो गई कार्यस्थल पर। उसके अलावा देखिए दूसरी है धारा 6 में स्थानीय समिति, स्थानीय समिति का गठन, जिसमें 10 से कम लोग भी हो सकते हैं, और इसके लिए एक जिला अधिकारी, जिला अधिकारी की नियुक्ति भी की जाती है। देखिए अच्छा समझिए इसको, स्थानीय समिति का गठन, मतलब ये तो आंतरिक परिवार समिति का गठन कहां पर हो रहा था, कि आपके मान लो कार्यस्थल पर आंतरिक परिवार समिति का गठन करना, कार्यस्थल पर गठन करना, कार्यस्थल पर अगर मान लो किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो वहां पर आप इसके अंदर कंप्लेन कर सकते हैं। ये होती है आपकी स्थानीय समिति का गठन। स्थानीय समिति के अंदर अब क्यों गठन किया गया, जैसे मान लो कुछ महिलाएं होती है जो घरेलू स्तर पर कार्य करने जाती है, जैसे मान लो खाना बनाना
या मान लो घर के और झाड़ू पोछे वगैरह करना, तो ऐसे उस समय मान लो उनके मालिक द्वारा अगर मानव का यौन उत्पीड़न किया जाता है या लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है तो फिर वो कहाँ पर जाएंगे, तो उसके लिए स्थानीय समितियां का गठन अलग से किया जाता है और इसके अंदर एक जिला अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो हर जिले के अंदर एक जिला अधिकारी की नियुक्ति होती है, हर जिले में ही आपकी स्थानीय समितियां का गठन भी किया जाता है धारा 6 के अंतर्गत। अब अपन इसकी नेक्स्ट धारा की बात करते हैं कि नेक्स्ट धारा कौन सी है। अच्छे से आप इनको नोट करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि साथ के साथ नोट करने से कुछ बातें तो आपको ऐसे कैसे याद हो जाएगी। जैसे अब अगर नेक्स्ट धारा की बात करते हैं, नो उत्पीड़ित महिला शिकायत कर सकती है। कब? 3 महीने के अंदर अंदर। 3 महीने के अंदर महिला शिकायत कर सकती है। कौन सी धारा के अनुसार? धारा 9 के अनुसार। अगर मान लो कार्य स्थल पर महिला के साथ में कुछ भी गलत हुआ है, ठीक है, तो उसकी शिकायत जो है आर्थिक परिवार समिति, स्थानीय समिति, किसी में भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, 3 महीने के अंदर आपकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। सपोज दैट अगर ऐसा होता है कि मान लो 3 महीने के टाइम पर भी आप कंप्लेन नहीं करवा पाए, तो आप उसके बाद भी करवा सकते हैं, पर आपको एक कारण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आपने 3 महीने क्यों नहीं करे, 3 महीने आप कहाँ थे, चुप क्यों थे, उसका रीजन बताना पड़ेगा। 3 महीने बाद भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट धारा की बात करते हैं अपन, धारा 10। क्या है धारा 10 के अंदर? सुलह है या कह सकते हो समझौता। सुलह है या समझौता। किस साथ? मान लो कंप्लेन भी कर दिया आपने, आपके साथ कुछ गलत हुआ कार्यस्थल पर, आपने कंप्लेन भी कर दिया आर्थिक परिवार समिति में, जैसे कंप्लेन कर दी। अब आपके क्या होता है कि साहब उसके ऊपर जिसके खिलाफ कंप्लेन करी है वह बाहरी स्तर पर क्या करना चाहेगा, आपसे सुलह या समझौता करना चाहेगा। इसके अंतर्गत आपके धन को शामिल नहीं किया गया है, धन को शामिल नहीं किया गया है कि आपको धन का लालच देकर मान लो अगर ऐसा कुछ करता है तो उसको शामिल नहीं किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट धारा पर पढ़ते हैं। ये समझ में आ गई होगी आपको, नॉर्मल धारा थी, इसके अंदर कुछ ऐसा था ही नहीं। छोटी छोटी धाराएं हैं, अगर इनको अपन साथ के साथ अगर मान लो देखना चाहें तो साथ के साथ अच्छे से अगर अपन देखेंगे बैठ के तो ये आराम से अपने को याद हो सकती है, कोई ऐसी समस्या इनमें अपने को आने वाली नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट धारा, धारा 11। अब धारा 11 में क्या है? जांच की रिपोर्ट देना। धारा 11 के अंदर किसका उल्लेख है कि आपने जो कंप्लेंट दर्ज कराई है तो उसकी जांच की जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक है। धारा 13 एक लास्ट और इसकी धारा जो है वो और देख लीजिए आप, धारा 13 जांच की रिपोर्ट पर 60 दिनों के भीतर कार्यवाही करना। मतलब समिति का दायित्व बनता है कि जांच जो की जाएगी वो जांच की रिपोर्ट जो आ गई तो जांच की रिपोर्ट को 60 दिनों के भीतर क्या करना पड़ेगा, कार्यवाही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो अपनी वही धाराओं की बात।
अब इसकी थोड़ी सी और अलग जो बात है उसके ऊपर पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपन आंतरिक परिवार समिति का गठन करेंगे। तो उसके अंदर क्या प्रावधान है वो देखो एक बार। इसकी संरचना कैसी है आंतरिक परिवार समिति की? इसमें 50% महिला सदस्य रहेगी, एक महिला किसी सामाजिक एनजीओ की रहेगी, एक महिला कोई कानूनविद रहेगी, मतलब कानून की जानकार। ठीक है, यह आपके आर्थिक परिवार समिति क्या रहेगी? एक प्रकार से संरचना रहेगी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये दे रखा है कि साहब अगर ये सब कुछ इतना जो मामला है वो तो आपने कर लिया, धाराएं भी बना दी, सब कुछ हो गया, इसके अंदर कुछ सजा का प्रावधान है क्या? ठीक है, तो सजा के प्रावधान में देखो ये है, एक बार इसके ऊपर के हल्की सी चर्चा कर लेते हैं कि इसकी जो सजाओं का प्रावधान है वो क्या है। देखिए, फर्स्ट तो अगर पहली बार तो आपको क्या दिया जाएगा? चेतावनी नोटिस दिया जाएगा, चेतावनी नोटिस दिया जाएगा अगर समस्या ज्यादा है तो। समस्या ज्यादा है तो आईपीसी की धारा 354 ए के तहत कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, देखिए अच्छे समझिए इसको। क्या है? नॉर्मल सी बात है, कुछ स्पेशल दिमाग लगाने वाली बात है नहीं इसके अंदर। कि पहली बात तो क्या किया जाएगा? चेतावनी नोटिस दिया जाएगा कि आपने अगर ऐसा कुछ कार्य किया कार्यस्थल पर, या कह सकते हैं कि आप उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, उसके 1-2 माह की सैलरी काट दी जाएगी कि पुरुष कर्मचारी जो कुछ भी है। ठीक है, फिर भी अगर मान लो कोई गंभीर समस्या है, उसने कुछ मान लो कोई ज्यादा ऐसी कोई हरकत की है, तो फिर अगर मान लो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत 354 जो अपन पढ़ चुके हैं, 354 ए के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और 354 के अकॉर्डिंग फिर जो न्यायालय के अंदर उसको सजा दी जाएगी वो मान्य होगी। दूसरी इसके अंदर एक बात और दे रखी है, नियोक्ता से संबंधित। नियोक्ता मान लो आंतरिक परिवार समिति जो है उसके नियमों का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। नियोक्ता मतलब जो भी आपका बॉस है, अगर वो मान लो आपके आंतरिक परिवार समिति के नियमों का ढंग से पालन नहीं कर रहा है, तो आपको उसको 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज का ये अपना टॉपिक था कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है, जो अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से आप कमेंट करके आप बताएं कैसा आपको लगा, क्या इसके अंदर बदलाव की आवश्यकता है और कितना आपको समझ में आ रहा है। ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।